हैं। आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज का जो सेशन है हमारा ये परमार है, राजवंश से संबंधित है और ये दूसरा सेशन है हमारा। ठीक है, जबकि हालांकि ये जो सेशन है काफी ये लेंथी है। तो इसी ये क्रम को आगे हम बढ़ाते हैं। तो देखिए 45 अगर नंबर की बात करें तो श्याम शाह जो थे ये परमार वंश के ये शासक थे। अब इनके संबंध में हमें क्या क्या चीजें हमें जाननी है, उन चीजों को देखते हैं। बहुत सारे सवाल इनसे दिए जाते हैं, जिस प्रकार से हमने अन्य शासकों के बारे में जाना है। ठीक है, तो श्याम शाह के समय में ये देखिए, ये मुगलों से ये मिलने वाला ये पहला परमार शासक था। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में ये देखिएगा आप लोग। ठीक है, मुगलों से मिलने वाला पहला ये परमार वंश का शासक था श्याम शाह। और ये जहांगीर ने इसे जो है हाथी और ये घोड़े दोनों चीजें मतलब ये दिए थे ठीक है, दान में, जब ये गया था मिलने के लिए। ठीक है, और श्याम शाह को ही गढ़वाल का ये तुगलक और बिलासी राजा भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवालों में आएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और हम दे देते हैं। देखिए एक श्याम शाह के समय में एक जो है ये पादरी थे, इनका आगमन हुआ था। ठीक है, तो इनका नाम थोड़ा सा अटपटा है, बस ये नाम ध्यान में लिए जो है रखें। अंतोनियो का नाम ध्यान में लिए रखिएगा, ये जो पादरी थे इनके समय, और ये जो है श्याम शाह के समय में गढ़वाल में आए थे। ठीक है, अंतोनियो का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो ये श्याम शाह है ये किनके ये पुत्र थे, तो ये मान शाह के बेटे थे। जिन ये मान शाह के संबंध में हमने जो लास्ट सेशन में ये जाना था क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट उनके समय की। ठीक है, और अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे आता है सवाल। अभी हमने इस दूसरे पॉइंट में एक चीज नोटिस की कि जहांगीर ने इसे मतलब हाथी और घोड़े दिए थे। तो डेट मीन्स कि श्याम शाह के समय में कौन मुगल शासक समकालीन था इसके, तो श्याम शाह जो है जहांगीर का समकालीन राजा था। ठीक हो गया, जबकि श्याम शाह के समय में सेंट्रल में जहांगीर राजा था मुगलों का। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, श्याम शाह ने मुगल बादशाह जहांगीर से आगरा में मुलाकात इसने की थी। जो ये पहला जो यहाँ पर ये लाइन है, इस लाइन को यहाँ पर ये किया गया वेरीफाइड। तो ये जो है आगरा में इनकी भेंट हुई थी। ठीक हो गया, और इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसकी जानकारी हमें जो है जहांगीर नामा से प्राप्त होती है। तो यह नामा की जगह पे केवल नाम ये छप गया है, तो इसको करेक्ट फॉर्म में इसको समझिएगा। ठीक है, जहांगीर नामा से ये चीजें साफ होती हैं। आगे बढ़ते हैं। श्याम शाह ने श्रीनगर में श्याम शाही बाग की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी भविष्य में ये आ सकता है। ठीक हो गया, तो ये अपने ही नाम पर इन्होंने क्या किया था कि एक श्याम शाही बाग की स्थापना की थी। कहाँ पर? श्रीनगर। अब श्रीनगर में ही क्यों की थी, जल्दी से मुझे आप लोग दिमाग लगाओ और आंसर दो। आप सभी लोग माइक ऑन नहीं कीजिएगा आप सभी। क्यों श्रीनगर में ही क्यों? ऐसा क्या था श्रीनगर में, क्या है ये श्रीनगर? जल्दी से बताइए आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए श्याम शाह के ये द्वारा ही शिरोमणि ग्रंथ की रचना भी हुई थी। सारी लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूँ कि ये जो पीडीएफ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसी पीडीएफ आपको जल्दी कहीं पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए और इनको समझिए। तो शिरोमणि ग्रंथ की रचना भी यहीं पर हुई। अच्छा, मैंने अभी एक सवाल पूछा था, उसके बारे में रिव्यू हम देख लेते हैं। चलिए, बहुत सही, आप सभी ने आंसर सही दिया है। क्योंकि श्रीनगर उस समय जो है राजधानी थी। अब ये राजधानी श्रीनगर ये किसने बनाई थी, जल्दी से बताइए मुझे। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। देखिए, अब मैं जो है ना सेशन के साथ साथ में आप लोगों का रिव्यू भी कराता रहता हूँ, जिससे कि आप लोग जो है टच में रहें। ठीक है, एक बार ना पढ़े जबकि उसको समझ लें। श्याम शाह के राज ये गुरु शंकर देव थे। ये भी कभी भी सवालों में दे दिया जाएगा। ठीक है, शंकर देव ने 1623 में वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, जिसमें स्थापन का वर्णन ये किया गया है इसमें। अब देखिए, यहाँ से दो चीजों की हमें जानकारी प्राप्त होती है। पहला कि श्याम शाह ने शिरोमणि ग्रंथ की रचना की, और इनके जो गुरु थे शंकर देव, इन्होंने वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना की। ठीक है, दो चीजें यहाँ से आप लोगों के लिए क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट। और क्या क्या चीजें थी, तो देखिए श्याम शाह के समय, अब ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्याम शाह के समय चंदो यानी कि कुमाऊं में चंद्रवंश जो इनका शासन था ये, और वो परमार वंश के अच्छे संबंध थे, जबकि अन्य राजाओं के साथ में ये अच्छे संबंध नहीं रहे थे। ठीक हो गया। चंद राजा तिमल चंद, जो कि लक्ष्मी चंद का ये कौन था, बेटा था तिमल चंद। और यह जो है भागकर श्याम शाह के दरबार में सहायता लेने के लिए किया था। श्याम शाह ने के लिए कुमाऊं से भागकर गढ़वाल के राजा श्याम शाह के वहां पर हेल्प मांगने के लिए किया था। ठीक है, अब ये एक लंबी कहानी है, इसको
नहीं वो करेंगे डिस्कस, वो इसलिए कि जो लाइनें इंपॉर्टेंट है, बस वो चीज़ें आपको ध्यान रखिए। अब यहाँ से यह भी सवाल दिया जा सकता है कि वह कौन चंद शासक था या चंद राजा था जो कि ये गढ़वाल के शासकों से हेल्प मांगने, सहायता मांगने के लिए किया था। तब आप लोगों का आंसर जो है क्या होगा, अब आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं जब तक, और सभी लोग इसको अच्छे से देखें, सुने और इसको नोट भी करें अगर आप लोगों ने नहीं किया नोट। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने एक लाइन को ये दिया गया था, ये है। तो श्याम शाह के दरबार में एक ये पुर्तगाली ये पादरी भी आया था, अंतुदीव करके। ठीक है, तो ये बस इसका नाम ध्यान में ये रखिएगा, और ये कहाँ से आया था, ये जो है पुर्तगाल से आया था। ठीक है, बस। श्याम शाह के शासन के ये दौरान सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख भी प्राप्त होता है। उस समय भी बहुत ही कुरीतियां थी, ठीक है, समाज में। तो उसी में एक है सती प्रथा। ठीक है, अब ये देखिए सती प्रथा का अब एक रिलेशन भारतीय इतिहास से भी जुड़ता है ना, जुड़ता है या फिर नहीं जुड़ता है? कोई मुझे बताएगा कि सती प्रथा का अंत जो है किस वर्ष में हुआ, या किस वर्ष से इसका अंत हुआ? क्योंकि ये अभी हाल ही में सवालों में दिया भी गया था, है ना, ग्रुप सी के एग्जाम में दिया गया था ना। और ये मैंने अपने सेशन में जो हमारा ये, हालांकि मैं अपना सेशन एक साल से ये ले रहा हूँ, लेकिन ये फ्री सेशन मैंने अभी स्टार्ट किया है। उसमें मैंने ये बताया भी होगा आप सभी को। ठीक है, जो भी इसमें है मेरे रेगुलर कैंडिडेट, तो जिनको अगर नहीं मालूम है तो अच्छे से याद लें। 1829। ठीक है, ठीक है, चलिए। श्याम शाह की मृत्यु के ये बात ऐसा कहा जाता है कि उसकी 60 रानियां भी उसके साथ ही जो है सती हुई थी। ठीक हो गया, तो इन चीजों का भी उल्लेख जो है, इनकी भी जानकारी प्राप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आप सभी लोग रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की हम। तो फिर अगला पॉइंट है कि श्याम शाह के शासनकाल में जहांगीर ने, ठीक है, जहांगीर ने सेम शाह को हाथी घोड़े उपहार दिए। ठीक है, अब यहाँ पर सेम शाह हो गया है, बल्कि ये शाम शाह ही है। ठीक हो गया। अभी हमने दूसरी लाइन में दिखाई था कि जहांगीर ने शाम शाह को हाथी घोड़े दिए थे उपहार में। ठीक है ना, तो ये सेम शाह नहीं, ये शाम शाह ही है। तो ये कभी ये टाइपिंग में ये गड़बड़ी हो जाती है। श्याम शाह जो है ये निसंतान था, इसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए इसकी मृत्यु के बाद में इसके चाचा, आप देखिए ये इंपोर्टेंट है, इसके ये चाचा ये महिपति शाह ने शासन किया, या फिर आज इन्होंने इसकी मृत्यु के बाद में राजगद्दी जो है इसी ने ही संभाली थी, जिनका नाम था मही महिपति शाह। ठीक है, अब ये भी इम्पोर्टेंट है, अभी आगे आएगा बहुत। अब महिपति शाह, पृथ्वी शाह, ये सारे बहुत ही नाम इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से बहुत बार सवाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो श्याम शाह की के संबंध में हमने मेन इम्पोर्टेंट चीजों को जान लिया है। तो अब हम जानते हैं आगे। अब तक आप लोगों को मालूम नहीं होगा, ठीक है, कि ये महिपति शाह जो ये कौन था। तो अब आप लोगों को ये मालूम चल गया होगा कि महिपति जो है शाह, ये श्याम शाह का ये चाचा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। महिपति शाह, तो देखिए इसकी मृत्यु के समय इसका उसका जो बेटा ये पृथ्वीपति शाह जो है ये नाबालिग था। मतलब ये जो महिपति शाह जब ये शासन की मतलब कि ये गढ़वाल की ये गद्दी पर जब ये बैठा था, इसकी हम चर्चा बाद में अभी करेंगे। लेकिन जब इसकी मृत्यु होती है तो इसका जो ये बेटा था, जिसका नाम था पृथ्वीपति शाह, ठीक है, और ये जो है नाबालिग था, इसलिए ठीक है, इसलिए क्या होता है कि राजमाता ये कर्णावती ने जो है ये पुत्र संरक्षिता के रूप में राजगद्दी को मतलब कि संभाल रखा था। मतलब ये कर्णावती जो है ये महिपति शाह की ये रानी थी। ठीक है, तो ये नाम ध्यान में रखिएगा। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपना माइक और कैमरा रखें बंद। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब ये ध्यान में हमेशा ही रखिएगा, क्योंकि ये कर्णावती का नाम कई बार आता है सवालों में, है ना, आता भी है। तो ये कभी कभी पूछ भी लिया जाएगा कि ये कर्णावती ये कौन थी। ठीक है, तो देखिए, तो अब आप लोगों को मैंने समझा दिया ये जो है कौन थी और इन्होंने क्या किया। चलिए, तो मुगल शासक शाहजहां जो है ये जो है महिपति शाह को अपने अधीन ये करना चाहता था, लेकिन वो अपने अधीन में इसको नहीं कर पाया था। तो जैसे ही उसको समाचार जैसे ही प्राप्त होता है कि महिपति शाह की मृत्यु हो गई है, ठीक है, तो उसके बाद वो क्या करता है, वो गढ़वाल पर आक्रमण कर देता है। ठीक हो गया।
तो बेहद इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ध्यान में आप लोग इसको रखिएगा, ठीक है। और जो लोग अभी तक मेरे कहने के बाद भी माइक ऑन रखा है उन्होंने, नेहा पांडे जी आपका माइक देखिए ऑन है, तो माइक अपने अपने सभी लोग नीचे देखिए, माइक अपने देखिए बंद, डिस्टरबेंस होती है। चलिए चलिए आगे हम बढ़े। देखिए आप लोगों ने उत्तराखंड के इतिहास में रानी या राजमाता जी कर्णावती का नाम सुना होगा, है ना। तो इन्हें जो है नाग कटी रानी के नाम से भी जाना जाता है ना, जाना जाता है। ऐसा ये क्यों? तो उसी की कहानी में आपको मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो देखिए शाहजहां जो था मुगल ये शासक, तो ये चाहता था कि मैं महिपति को अपने अधीन कर लूं, लेकिन ऐसा जो है नहीं हो पाया, ठीक हो गया। तो लेकिन वो फिर भी बदला लेना चाहता था। तो जैसे ही उसको समाचार ये प्राप्त होता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो सुनने के ये बात भी क्या करता है कि वो नवजात नजावत खां को श्रीनगर गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए भेज देता है, ठीक है। तो जिसका सामना जो है रानी कर्णावती ने बड़े हिम्मत से किया, और ये मुगल शासकों के सैनिकों को जो पकड़ पकड़ कर इन्होंने क्या कर दिए, नाक जो है इन्होंने जो है काटवा दिए सबके, ठीक है। तो इसलिए ये इतिहास में यहाँ पर ये फेमस भी है, ठीक है। अब देखिए ये महिपति शाह को जो गर्भ भंजन की उपाधि भी दी जाती है, या फिर इन्हें गर्भ भंजन के नाम से भी जाना जाता है। तो दो चीजें आती हैं, गर्भ भंजन और गर्भ भंजक। तो इनमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है आपको लेना है। गर्भ भंजन की बात आएगी तो महिपति को कहा जाता है, ठीक है। अगले पॉइंट पे अभी हम आते हैं, तो वहां से आपको और चीजें क्लियर होंगी। तो जो अब इनके एक सेनापति थे, बहुत ही आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, माधो सिंह भंडारी, ठीक हो गया ना। इनकी जो है इनकी एक पीडीएफ भी है, वो मैं आप लोगों को अगले सेशन में दूंगा। तो इन्होंने क्या किया था कि माधव अपने सेनापति माधव सिंह ये जो थे, ये भंडारी थे, इनको घर गर्व भंजक की संज्ञा दी थी, इनको इस नाम की उपाधि दी, मतलब दी थी। इसका मतलब यह है कि ये गजना के साथ में युद्ध भी करते थे, और जो दुश्मन जो है वो इनके नाम से ही कांपते थे कि भाई माधो सिंह भंडारी ये जो है आ रहा है लड़ने के लिए, भागो, ठीक है। तो इनके साहस, इनके हिम्मत, इनके इसी गुणों की वजह से गर्व भंजक की उपाधि जो है महिपति शाह ने दी थी। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और महिपति शाह जो था ये पवार वंश का सबसे अधिक उम्र में राजा बनने का गौरव भी इसी को ही प्राप्त है। यानी कि पवार वंश का सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला वो महिपति शाह ही था, क्योंकि ये जो है श्याम शाह का ये चाचा था, ठीक है। एज में ये काफी ये बड़ा था, और श्याम शाह का कोई भी बेटा नहीं था। तो उसकी मृत्यु के बाद में ये जो है बनता है महिपति शाह, ठीक है, राजा। आगे बढ़ते हैं। ये महिपति शाह भी अब यहाँ पर क्या करता है, ये तिब्बत पर आक्रमण करता है, ये करता है। और तिब्बत को उस समय दापा के नाम से जाना जाता था, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है, दापा। तो कभी आपको सवाल में देखा तो दापा का नाम ये क्या है, तिब्बती है, तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं लेना है। इस युद्ध में महिपति शाह का नेतृत्व तो इसके सेनापति माधव सिंह भंडारी, तिखोला लोधी और ये बनवारी दास ने किया। तो इनके तीन सेनापति थे, और उनमें नंबर वन पे थे माधव सिंह भंडारी, ठीक हो गया। और इस युद्ध में गढ़वाल की ये क्या हुई थी, विजय हुई थी, यानी कि महिपति शाह की विजय हुई थी। जब इन्होंने, ये सवाल भी कहीं पर हाल ही में ग्रुप सी के एग्जाम में भी दिया गया था, उसमें यही दिया गया था कि किसके समय में तिब्बत पर आक्रमण हुआ, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा। और ये इस इस पर आक्रमण करने के बाद में तिब्बत को जीत भी लेते हैं, ठीक है ना। क्लियर है आप सभी को? तो एक बार हाँ बोल दो। आगे बढ़ते हैं कि महिपति शाह जो है ऐसा परमार वंश का पहला शासक था जिसने तिब्बतियों के निर्णायक युद्ध का सामना किया, और इसी युद्ध के दौरान महिपति ने नागा साधुओं की हत्या कर दी, जिसका इसके ऊपर एक बहुत बड़ा पाप भी लगा था, ठीक है। क्योंकि नागा साधुओं की हत्या जो है मतलब होनी या करवाना उस समय बहुत बड़ा पाप माना जाता था, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो महिपति ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पवार शासकों में एक यही ऐसा शासक था जिसने जो है 3 बार आक्रमण किया था। ये कभी भी सवाल में आएगा तो ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग।
और ये लाइन तो अभी हमने ये देख ली कि अपने सेनापति महादर सिंह भंडारी को गैरव ये भंजा की उपाधि इन्होंने ही दी थी। ठीक है, अब क्यों दी थी मैंने आपको ये सब बता दिया है। ये महीपति शाह ने शाहजहां की अधीनता स्वीकार नहीं की, इसी से शाहजहां जो है क्रोधित हो उठा और पवारों पर आक्रमण इसने जो है करवा दी है। ठीक हो गया। तो ये भी सवालों में कभी देगा कि शाहजहां ने किस गढ़वाल शासक के समय में गढ़वाल पर आक्रमण किया था, तो महीपति शाह के समय में ही किया था। ठीक हो गया। जब इसकी मृत्यु मतलब इस पर आक्रमण जब इसकी मृत्यु हुई तो इसने अपने सेनापति को भेज दिया कि जाओ और उसको मतलब कि उस समाज को अपने समाज में ले आओ, लेकिन होता जो है कुछ और है। चलिए आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं। एक सवाल और इम्पोर्टेंट है कि अधीनता, क्योंकि महीपति शाह एक ऐसा शासन था जिसने जो है वो शाहजहां की गुलामी या फिर अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता था। इसी से शाहजहां जो है बहुत ही बेहद नाराज था इससे। ठीक है, तो अधीनता स्वीकार न किए जाने के कारण महीपति को मुगल राजाओं के द्वारा अक्कड़ राजा भी कहा जाता है। उनके द्वारा कहा गया था कि ये तो बहुत ही अकड़ू है। अक्कड़ ये राजा है कौन? ये महीपति शाह, जो कि हमारा हम हमारे हमारी ये अधीनता को स्वीकार नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे हम बढ़े तो आगे बढ़ते हैं। ये मौलाराम ने ये महीपति को ये प्रचंड ये बहुदंड शासक की संज्ञा भी दी थी, क्योंकि ये आ सकता है। मौलाराम का नाम आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो इनका संबंध जो है गढ़वाल से है, पेंटिंग से है, तो बहुत इंपोर्टेंट ये नाम है। तो इन्होंने इस शासक को इस नाम की संज्ञा या फिर इस ये नाम से शासक इसको जो है कहा है। ठीक है, चलिए और क्या क्या चीजें हैं देख लेते हैं। देखो, महीपति के ये द्वारा ही एक ये प्रथा की शुरुआत हुई थी। हालांकि इसकी डिटेलिंग तो ये कभी नहीं आप लोगों से ये दी जाएगी। तो वो आपका नाम है रोटी सूची प्रथा। ठीक है, तो ये इसी के समय में हुई थी। अब मैंने जो बात अभी पीछे रखी थी कि नागा साधुओं की हत्या का जो पाप था, इसको बाद में क्या है भोगना पड़ा था। ठीक हो गया, क्योंकि इसने तिब्बत पर जब आक्रमण किया था तो वहां पर उनके द्वारा भी विरोध जो किया गया था, और उसी में क्या हुआ, नागा साधुओं की हत्या महीपति के द्वारा करवा दी गई थी। अब यहाँ पर क्या पाप लड़ने वाला था, अब देखो। तो महीपति को ये नागा साधुओं की हत्या और रखोला लोधी की हत्या ये करने का बहुत ही पछतावा हुआ। ठीक है, और रखोला लोधी जी कौन था? यह भी जो है महीपति का सेनापति था। ठीक है, तो अब जब इनकी इनकी हत्या हो गई तो इसके ये जो है पछताने के लिए महीपति के जो वो क्या गुरु थे, उन्होंने उसको 3 नियम क्या होते हैं बताए थे कि भैया आप ऐसा कर लोगे तो आप पाप से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, अब वो क्या क्या चीजें होने वाली थी या इसकी मृत्यु अब कैसे होने वाली थी महीपति की, अब वो देखो आप लोग, क्योंकि कुछ भी आप लोगों को दिया जा सकता है सवालों में, इसलिए ये सारी कहानी की तरह समझ लो। तो ये नियम जो है जो क्या क्या थे, तो पहला नियम था कि पीपल के पेड़ को छेद कर और पानी ये भरकर उसमें जो है क्या है उसमें करो ये तपस्या करो, पहला। ठीक है, और या फिर ये गर्म ये पिघला सोना जो है ये पी जाओ। ठीक है, और ये तीसरा ये है कि युद्ध स्थल में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाओ। तो ये जो है 3 रास्ते उनके गुरु ने इनको दिए थे कि ये करोगे तभी आप लोगों को नागा साधुओं की हत्या से या इनकी हत्या के ये पाप से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो अब ये तीसरा वाला रास्ता जो है अपना लेते हैं कि ये महापति ने तीसरा जो ये रास्ता था, ये मार्ग था, इन्होंने ये अपना लिया था और युद्ध में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। सिरमौर जो कि हिमाचल प्रदेश में है, सिरमौर में डाकुओं के ये दमन का श्रेय भी महीपति को ही जाता है, क्योंकि वहां पर सिरमौर में डाकुओं का बहुत बड़ा आतंक था। ठीक है, जिसको मतलब इन्होंने ही इसका जो है दमन किया था। इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये महापति के ये द्वारा ही श्याम शाह के शासन ये काल में ये कसूर है ये मठ का निर्माण भी किया गया था, क्योंकि देखिए श्याम शाह के समय में इस मठ का निर्माण महीपति के द्वारा ही किया गया था, क्योंकि उस समय महीपति जो था वो शासक नहीं था। ठीक है, वो एक श्याम शाह का वो चाचा था, और उस समय श्याम शाह जो है वो जीवित था। तो उसी समय जो है इस मठ की स्थापना हुई थी, केवल ये जानेगा। हालांकि ये लाइन इतनी इम्पोर्टेंट वैसे है नहीं। ठीक हो गया, तो इसको चाहें तो आप इसकी भी वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है इसका ये महीपति का अब ये बेटा आता है, इसका नाम है ये पृथ्वी पृथ्वी शाह, या इसको कहा जाता है पृथ्वीपति शाह। ठीक है ना, तो इतिहास में आप लोग इनके नामों को अच्छे से जानते होंगे। तो सभी को मेरी आवाज साफ है, क्लियर है, समझ में आ रहा है आप सभी को?
यस और नो एक बार जाता बता भी दो। स्क्रीन नहीं आ रही है, स्क्रीन आ जाएगी। अगर आपके यहाँ पे नेटवर्क का इशू नहीं है तो स्क्रीन विजिबल है आप सभी को आई थिंक। चलिए चलिए आगे हम बढ़े। तो अब इसका बेटा आता है, ये कौन है, पृथ्वीपति शाह। चलिए अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। अब इसकी संरक्षिका ये कौन थी, तो इन्हीं की ही ये जो है मतलब इन्हीं की ही ये माता थी, का नाम था रानी कर्णावती। ठीक हो गया ना। चलिए तो इन्हें जो नाग कटी रानी के नाम से भी जाना जाता है, या ये जानी जाती हैं। ये इम्पोर्टेंट, ये दोनों लाइनें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इनकी ये तुलना जो है गोंडवाना की रानी दुर्गावती के साथ में की जाती है, क्योंकि इन्होंने अपने साम्राज्य को ये बचाने के लिए ये दुश्मनों से ये क्या होती हैं, बिगड़ जाती हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, रानी ने ही मतलब इन्हीं ये कर्णावती रानी ने ही देहरादून में कदनपुर शहर को अपनाया था, या सॉरी क्या बसाया था। ये सवाल जो आया था, ये भी हाल ही के ग्रुप सी के जामे वीडियो के जामे ये सवाल दिया गया था। ठीक है, आप लोगों ने दिए भी होंगे, तो ये किसी ये शिफ्ट में ये सवाल दिया गया था, इम्पोर्टेंट है ये। तो इसलिए सारी लाइनों को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मुगल शहजादा सुलेमान सिखों को शरण दी थी। अब ये किसने दी थी, पृथ्वीपति शाह के समय में मुगल शहजादा सुलेमान सिखों ये आया था यहाँ पर, ये कहाँ पर, गढ़वाल में। और ये वाला सवाल जो है शायद अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन अभी फॉरेस्ट रेंजर में या ये किसी में आया था ये शायद, हाँ फॉरेस्ट रेंजर के एग्जाम में भी आया था, जो नवंबर में हुआ था अभी। ठीक है, तो ये दोनों ही सवाल आए थे। चलिए आगे बढ़े हम। तो ये पृथ्वीपति शाह के समकालीन जो राजा था कुमाऊं में, तो वो था बाज बहादुर ये चंद। ठीक है ना। तो देखिए सारी लाइनें बेहद इंपॉर्टेंट है और सारे सवाल इतिहास से दिए जाते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को हमेशा पता रखा है कि उत्तराखंड इतिहास को अच्छे से आप लोगों को सीखना होगा, पढ़ना होगा। अगर इसके लिए आपको कोई अगर स्पेशल बुक लेनी है तो वो ले लो आप मेहरबान सिंह गोसाई की। ठीक है, और उस बुक का नाम है उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास। बहुत ही बेहतरीन बुक है। ठीक है, चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे क्या क्या चीजें हैं, तो ये पृथ्वीपति शाह का ये मुगल कालीन जो राजा था ये था शाहजहां, क्योंकि ये जो है महीपति शाह के समय में भी था, और इसके समय में भी मुगल शहजादा मतलब या फिर राजा यही था। ठीक है, यानी कि सेंट्रल में पृथ्वीपति के समय में सेंट्रल में दिल्ली में जो राजा था शाहजहां था। ठीक है, और अगर हम कुमाऊं की बात करें तो अभी मैंने नाम ही मैंने समझाया था, आप मुझे बताओगे आप लोग, पृथ्वीपति के समय में कुमाऊं में चंद वंश का कौन सा राजा राजा शासक था या शासन कर रहा था, इसका समकालीन था। बताइए मुझे जल्दी से, आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो ये लाइन कर रही है, ये पृथ्वीपति शाह का दूसरा सबसे ये लंबा शासन था। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पृथ्वीपति शाह का जो राज्याभिषेक हुआ था 1640 में हुआ था। ये भी सवाल आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, तो 1640 याद आप लोग कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये पृथ्वीपति शाह जो है महीपति शाह का ये बेटा था। ये मैंने आपको अभी मैंने ये आप लोगों को समझा दिया, समझ गए होंगे। तो महीपति की मृत्यु के बाद में ये पृथ्वीपति शाह जो है ये बनता है राजा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो आज जब मृत्यु होती है तो पृथ्वीपति शाह जो ये होता है नाबालिग होता है, तो जब तक ये बालिग होने तक इनकी राजमाता जो है वो करती है शासन। ठीक है, तो ये जो कब तक शासन करती हैं संरक्षिका के रूप में, 1634 से लेके ये 40 तक। ठीक है, इंपोर्टेंट लाइन है। आगे हम बढ़ते हैं। ये महीपति की मृत्यु का समाचार ये मिलते ही शाहजहां अपने सेनापति, ये अभी हमने देख लिया, इसको दोबारा से देखने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि शाहजहां अपने सेनापति को गढ़वाल पर आक्रमण करने का आदेश देता है। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसलिए ये सब चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और ये कहीं पर भी आ जाएगा, अभी आप लोगों को देखे होंगे कई सारे फॉर्म अभी आए हुए हैं, आज ही आए हैं कई सारे फॉर्म पुलिस के, तो सभी में ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है और आते भी हैं, लेकिन नहीं है तो आप लोग देखिएगा 100% आएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। 1634 और ये 35 में नजावत
खान और रानी कर्णावती के मध्य में मोहाली चट्टी का युद्ध होता है। इस युद्ध का नाम ध्यान में रखिएगा। इन यही वाला युद्ध था, इम्पोर्टेंट था, जो कि रानी कर्णावती और इसके बीच में हुआ था। इस युद्ध में रानी ने मुगलों की सेना को हरा दिया और सैनिकों की नाक भी काट दी। इसलिए रानी को नाक कटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये युद्ध कौन सा था जिसमें इन्होंने मुगल सेना को हराया, ये पूछा जाएगा। तो ये था मोहाली चट्टी का युद्ध 1634 और ये 35। ठीक है। रानी कर्णावती को गढ़वाल की ताराबाई भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये लाइन हमने अभी देख लिया, रानी कर्णावती की तुलना जो है किससे की गई है। तो ये ऑप्शन में आपको इस सवालों में दिया जा सकता है। तो गोंडवाना की संरक्षिका रानी दुर्गावती से इनकी तुलना की जाती है। तो ये कर्णावती और दूसरी तरफ यह आता नाम ये दुर्गावती, तो इसलिए ये नाम एकदम एक जैसे ही है, तो समझ लीजिएगा। ठीक है, तो लिंक अगर यहाँ पे कटेगा तो फिर से आपको ज्वाइन हो जाएगा। तो चलिए और कुछ हम जान लेते हैं इंपॉर्टेंट जो और चीजें हैं, कुछ चीजें इसमें रिपीट हुई हैं, आप लोगों के लिए अच्छा है वो। तो रानी कर्णावती के बारे में जानकारी ये कहाँ से प्राप्त होती है? पिथौरागढ़ के हाट ताम्रपत्र से इसकी जानकारी मिलती है, जिसमें रानी कर्णावती ने चमोली जिले के हाट ग्राम में एक हटवाल ब्राह्मण को भूमि दान में दी थी, जिसमें ये माधव सिंह भंडारी को साक्षी के रूप में ये लिया गया था कि भाई तुम्हारे सामने मैं इनको ये भूमि दे रही हूँ। ठीक है, तो इनको साक्षी ये माना गया था। तो और ये नाम ध्यान में ये रखिएगा, हट ग्राम और या हटवार ब्राह्मण को इन्होंने भूमि दान दी थी। किसने दी थी? तो रानी कर्णावती ने। ठीक है, तो इसकी जानकारी हमें हाट ताम्रपत्र से मिलती है। अब नेक्स्ट है, ये मैंने समझा दिया और ये ग्रुप सी के एग्जाम में भी आया था। ठीक है, चलिए। तो पृथ्वीपति का जो शासन प्रारंभ होता है उनके राज्याभिषेक होने के बाद होता है। अभी मैंने आपको समझाया कि इनका राज्याभिषेक जो हुआ था 1640 में हुआ था, तो वहीं से इनका शासनकाल शुरू हो गया। और पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में ही सर्वाधिक गूगल लिखा गया है, लेकिन ये मुगल है, मुगल युद्ध हुए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में ये भी रखिएगा आप लोग। यानी इसी के समय में मुगलों से सर्वाधिक युद्ध हुए थे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। और एक चीज और अभी आने वाली इंपॉर्टेंट, तो ये है पृथ्वीपति शाह ने गद्दी पर बैठते ही साम्राज्य विस्तार करने की योजना बनाई। अब योजना बनाने के बाद में कहीं ना कहीं साम्राज्य विस्तार होना था, तो कहीं ना कहीं पर आक्रमण करके वहां के साम्राज्य को अपने अधीन में करना था। ठीक है, अब उसके लिए क्या हुआ? तो 1600 ये यहाँ 40 में गढ़वाली सेना और तिब्बत की सेना, यानी कि ये धापा के मध्य में ये तुमुल का युद्ध होता है। ठीक हो गया। देखो आधे मोहा चट्टी का युद्ध जो है किनके बीच में हुआ, जल्दी मुझे आप लोग आंसर देंगे। फिर एक ये जो अगला है ये तुमुल का युद्ध, अब ये किनके बीच में हुआ? तो ये गढ़वाल के शासक पृथ्वीपति शाह और तिब्बत की सेना के बीच में हुआ तुमुल का युद्ध। मोहा चट्टी का युद्ध बताओ ये किनके बीच में हुआ? जल्दी से आंसर आप सभी लोग दो। तो आगे बढ़ते हैं। इसके जो है छोटी पानी का युद्ध भी कहा जाता है, और इस युद्ध में गढ़वाल सेना का नेतृत्व यहाँ पर भी माधव सिंह भंडारी ने ही किया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे ये जो युद्ध हैं, इतने ये इम्पोर्टेंट है कि कभी भी पूछ दिए जाते हैं। और ऐसे सवाल हालांकि ये बहुत बड़े वाले एग्जामों में तो नहीं आते, लेकिन जितने छोटे एग्जाम है उनमें ये दिए जाते हैं, जैसे ये ग्रुप सी के जो भी एग्जाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस युद्ध में ये गढ़वाल की सेना जो है वो विजय रहती है। ठीक है, लेकिन यहाँ ठीक, परंतु इस युद्ध के दौरान माधव सिंह भंडारी की मृत्यु हो जाती है। अब ये आप लोगों से कभी भी पूछ देगा कि माधव सिंह भंडारी की मृत्यु किस युद्ध में हुई, क्या कहाँ पर हुई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इस युद्ध में ही हुई थी जिसका नाम था तुमुल का युद्ध 1640 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है नाम है। ठीक है, और माधव सिंह ये भंडारी जो है इस युद्ध में ये महान सेनापति था, जिन्हें आज भी ये जागरों में या लोक गाथाओं में इनकी जो है पराक्रम की गाथाओं का वर्णन किया जाता है। ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे। आगे हम बढ़ते हैं अब। तो इसके ये बाद में क्या होता है कि ये पृथ्वीपति शाह ने सिरमौर पर ये विजय प्राप्त ये कर लेते हैं। अभी मैंने बताया था ये मोर ये कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, वहां तक ये
उसको कब्जा कर लेते हैं। और पृथ्वीपति के जो ये पिताजी थे, जिनका नाम था महीपति शाह, तो इन्होंने भी सिरमौर पर आक्रमण किया था। क्यों? क्योंकि वहां के डाकुओं को इन्होंने हराया था। ठीक हो गया। तो इन्होंने सोचा कि ठीक है, अब मैं फिर से हमला करके उसको अपने अधीन में ही कर लेता हूँ। ठीक है। तो अब वहां पे होता क्या, अब सिरमौर में कौन सा राजा था, किसके साथ क्या होना था। तो सिरमौर के राजा मधांत प्रकाश के साथ में हरकोटी की संधि होती है। जब ये जो मिला लेते हैं सिरमौर को अपने समाज में, तो कुछ इनकी संधि होती है, वरना ये इनको जो है ये मार डालते। तो हटकोटी का युद्ध की संधि जो कब होती है और किनके बीच में होती है, ये इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो 1650 में होती है पृथ्वीपति शाह और मधांत प्रकाश के बीच में, जो कि सिरमौर का राजा हुआ करता था। ठीक है, समझिए आप लोग। आप ये मैं आपको संडे के सेशन में जब ये जो है आप लोगों से सवाल पूछूंगा, तो हर चीज इसके बारे में आपको ये कहानी के रूप में मालूम होना चाहिए। ठीक है ना? कोई दिक्कत है बताओ मुझे। समझ में आ रहा है आप सभी के? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है तो अच्छी बात है। समझ में आ रहा है तो यस बोलिए। और एक छोटा सा काम आपको और करना फिलहाल, ये जो रिकॉर्डिंग है ये यूट्यूब पर है, जाएगी, तो उसको एक बार शेयर आप लोग जरूर ये कीजिएगा, और लाइक शेयर भी, ठीक है, सब कुछ कीजिएगा। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब क्या होता है कि अब इनके बीच में संधि जो है ना हो चुकी होती है। ठीक है, अभी हमने ये इसको देख लिया है। और इसके लिए बाद में सिरमौर के राजा मधान प्रकाश ने गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए शाहजहां से सहायता मांगता है। अब होता है उल्टा, संधि होती है, लेकिन संधि में ये होता है कि दोनों एक दूसरे की ओर अब आक्रमण नहीं करेंगे। हालांकि वो साम्राज्य सिरमौर का वो अधीन हो चुका था, किसके? गढ़वाल के। क्योंकि गढ़वाल से लगा हुआ आज भी आप लोग देखोगे, गढ़वाल की सीमा से लगा हुआ आज भी हिमाचल प्रदेश है ना। तो आक्रमण वहीं की ओर ही मतलब हुए थे। और